वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैराथन क्लास का छठा वीडियो देखेंगे। मैराथन क्लास में टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न जीके जीएस से होते हैं और मैराथन क्लास का जो भी प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होते हैं, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। और 8:30 बजे आप लोग को फ्रेंड्स मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो शाम में 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स, अब जल्द ही आपका सभी को पता है कि जीडी का, ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आने वाला है। बहुत सारा वैकेंसी फ्रेंड्स, यानी कि 50,000 प्लस, यानी कि 60,000 के करीब वैकेंसियाँ आने वाली है फ्रेंड्स। तो इसकी तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे चैनल पर कराई जाएगी फ्रेंड्स, इसके बिहार पुलिस के बाद में, और उसका भी लाइव क्लास लेगा फ्रेंड्स। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने लोग हैं जो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, आप फॉर्म भरें हैं फ्रेंड्स। तो आप हम लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसका क्लास भी जल्द शुरू होगा, उसका भी लाइव क्लास होगा फ्रेंड्स, और उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर चैनल से जुड़े रहें तो जीडी के और बिहार पुलिस का जितना है उसका सिलेबस कवर करवा करके फ्रेंड्स आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मैराथन क्लास 6 है, इसमें से 100 प्रश्न है, सभी को देख लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक या ऊर्जा बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करें। 2 सेकेंड 3 सेकेंड का वक्त मिलता है, उतना समय में आप लोग गेस कर ले। सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक या ऊर्जा बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एटीपी। ठीक फ्रेंड्स, एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मानव शरीर में कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा निकलता है वही एटीपी के रूप में निकलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलता है। बहुत अच्छा सवाल था फ्रेंड्स। तो क्या है? सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक या ऊर्जा बैंक कहलाता है, तो एटीपी कहलाता है। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? श्वसन क्रिया को कौन सा कारक है जो आपका प्रभावित नहीं करता है फ्रेंड्स? तो गेस करें। सवाल नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो 2 का देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ताप, ये सभी जो क्या है श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो नहीं प्रभावित करता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन मॉडरेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है फ्रेंड्स, और लास्ट में ये पूछ रहा है सूत्र किसका ये सूत्र है, ये रासायनिक प्रक्रिया के करने से कौन सा ये जो बन रहा है सूत्र, तो उसे क्या कहेंगे, यही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ये है, हो गया आपका क्या, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया फ्रेंड्स, उसमें प्लस में आपको क्लोरीन से प्रतिक्रिया करवा करके कितना टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है, तो क्या बनता है फ्रेंड्स? तो आपको ये बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा फ्रेंड्स। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, यही होता है CaOCl इंटू Cl होता है। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिए, ये हो सकता है पूछ दिया जाए। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र यही होता है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए। हीरा पारदर्शी होता है क्योंकि, हीरा पारदर्शी क्यों होता है? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक अधिक होता है, यही कारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का कार्य है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का क्या कार्य क्या है? ऑप्शन में पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। पहला, पाचित पोषक तत्व और ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों में वितरित करता है, ये तो कार्य है आपका रुधिर रक्त का। विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों में उत्सर्जन हेतु पहुंचाना, ये भी कार्य है। शरीर के ताप को समान बनाए रखना, ये भी कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। रुधिर परिसंचरण, एक सवाल पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि आयनिक बंधन तब बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान दोनों करते हैं। बहुत अच्छा केमिस्ट्री का सवाल है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आयनिक बंधन तब बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान करते हैं। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है, उष्मा का प्रवाह होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उष्मा का प्रवाह क्या होगा? तो गर्म वस्तु से
गेस करें, गर्म वस्तु से क्या, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर या गर्म वस्तु से ठंडी की वस्तु की ओर। तो देखिए ये कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, जो उष्मा का प्रवाह होता है क्या होता है, जो ज़्यादा गर्म होता है उससे क्या ठंडी की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह होता है, 7 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें, यदि किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति कितना है, 500 किलो हर्ट्ज है, तो रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फार्मूला से आप बनाइएगा तब बन जाएगा। इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, ये नॉमरिकल है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हल करिएगा फ्रेंड्स तो 600 मीटर आएगा। यदि किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति कितना है, 500 किलो हर्ट्ज है, तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। सवाल नंबर 9 को देखें कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का कुल ऊर्जा कितना होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए जब मुक्त रूप से कोई पिंड गिरेगा तो उसका क्या है, ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप का प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा बिहार पुलिस में फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा है जो अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस से जरूर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और शाम को 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल आपका है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे होता है, अंडाशय से, वृषण से, अधिवृक्ष से या पीयूष से। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडाशय से। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन भी कहा जाता है। जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। कभी कभी सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन है जो नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है, तो ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन है जो आपका मादा हार्मोन है। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं कि किस परिस्थिति में एक नारी वर्णाध यानी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। जनरली देखते होंगे फ्रेंड्स, जो सीबी से होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है तो क्या पुरुष लोग को ही होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति, खास स्थिति होती है उसमें क्या है कि लेडीज लोग को भी होता है, ऐसे तो होता नहीं जल्दी फ्रेंड्स। तो कौन सी स्थिति है जिसमें नारी को भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर याद कर लें लिख करके फ्रेंड्स, यदि उसका पिता वर्णाध हो, यानी जो नारी है उनका पिता को कलर ब्लाइंडनेस हो और माता है जो वाहक हो, तो ऐसी स्थिति में नारी को भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये सब पॉइंट को लिख कर करके याद करें फ्रेंड्स। मैंने बताया था याद करने का तरीका भी आप लोग को कि एक नोटबुक रखें, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आप जहाँ पढ़ते हैं उसको नोट कर लें, जो याद आपको नहीं है, और उस नोटबुक को आपको प्रत्येक दिन देखना है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा फ्रेंड्स कि आपका जो नोटबुक है डेली लिखिएगा तो भर जाएगा, और कौन सा पेज में क्या लिखा हुआ ये भी याद होगा, क्योंकि रिपीटेशन ही एक मंत्र है फ्रेंड्स जिससे आपका सभी जीके जीएस परमानेंट मेमोरी में जा सकता है। तो ये मंत्र को आप लोग अपनाएं फ्रेंड्स, और 6 महीना में देखिए आप में कितना प्रोग्रेस होता है। ठीक है, एक नोटबुक बना लें और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसमें लिखें, और प्रत्येक दिन देखना है। जिस तरह से आपको नाश्ता करना जरूरी है, टूथब्रश करना जरूरी, प्रत्येक दिन खाना जरूरी है, उसी तरह से उस नोटबुक को प्रत्येक दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में आलस होगा फ्रेंड्स कि एक ही चीज़ को मैं बार बार क्या पढ़ूँ, लेकिन नहीं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा तभी वो सदा के लिए याद होगा। तो ये फार्मूला को आप लोग अपनाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और हमको 1 महीना बाद बताइएगा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स रहा कमेंट करके। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का है, किसी परिस्थिति में एक नारी वर्णाध कलर हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यदि उसका पिता वर्णाध हो और माता वाहक हो। सवाल नंबर 12 को देखिए, सवाल नंबर 12, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। ये देखिए, नील हरित शैवाल एल्गी का प्रयोग उर्वरक के रूप में से खाद बना करके किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो स्पेशल धान के लिए। ठीक है, धान में बहुत फायदा करता है। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो धान की फसल में किया जाता है। याद कर ले फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न पूछने लायक है, बिल्कुल पूछने लायक है। और शैवालों का अध्ययन किसको अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ पूछे शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए, नील हरित शैवाल का प्रयोग धान फसल के लिए किया जाता है। 12 नंबर सवाल का डी हो गया। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी तत्व X की परमाणु संख्या 5 तथा परमाणु द्रव्यमान 31 है, तो तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे।
सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 का गेस करें। चूंकि कह रहा है किसी तत्व X की परमाणु संख्या कितना 5 है तथा परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका 31 है। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या प्लस में क्या होता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए परमाणु द्रव्यमान तो आपका दिया हुआ है, तो परमाणु द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है 31 दिया हुआ है, और इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स परमाणु संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमको पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, तो आपका परमाणु संख्या कितना 5 दिया हुआ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या n मान लीजिए। अब इसको लाइए इधर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 31 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, यानी 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है क्या प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे ये आपका क्या है, मान लिया कि ये नाभिक कोई परमाणु है तो इसका नाभिक ये होता है, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु क्रमांक संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें कि यदि लकड़ी की बनी वस्तु में रेडियो सक्रियता जीवित लकड़ी की तुलना में आधी है तो उस लकड़ी की आयु कितनी होगी। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5800 वर्ष होगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि लकड़ी की बनी वस्तु में रेडियो सक्रियता जीवित लकड़ी की तुलना में आधी है तो उसकी लकड़ी की आयु क्या होगा, तो इतना हो जाएगा आपका 5800 वर्ष होगा। ऐसे कार्बन डेटिंग पद्धति का नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है जीवाश्म के आयु प्राप्त किया जाता है, और एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति होता है जिससे पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो दोनों पद्धति को भी याद रखिएगा। थोड़ा वक्त दीजिए फ्रेंड्स, जो मूल पॉइंट है मैं बताते चलता हूँ। ऐसा नहीं कि जो सवाल पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है, जो साइड से बताता हूँ फ्रेंड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम डेटिंग पद्धति से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। सवाल नंबर 15 को देखें। कोशिका की जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका की जैव क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। कोशिका की जैव क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक है जो उसका नियंत्रण करता है। सवाल नंबर 16 देखिए, फिगर बना करके फोटो दिया हुआ है फ्रेंड्स। कह रहा है उपर्युक्त एथिलीन अणु के हाइड्रोजन बंधों के बीच x का मान क्या होगा, x का मान कितना होगा। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, 120 डिग्री हुआ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये आपका फिगर दिया हुआ है और इसका यहाँ पर मान भी दिया हुआ है इसका, तो इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान 120 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा 120 डिग्री होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो आपका रासायनिक समीकरण पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स आपको कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, उसके बाद में जल भी जरूरी है, साथ साथ में प्रकाश भी उपस्थिति जरूरी है और पर्णहरित भी जरूरी है। तो ये समीकरण है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप आपका ग्लूकोज का उत्पाद होता है फ्रेंड्स, साथ में ऑक्सीजन निकलता है और साथ में ये जल निकलता है। तो इस सूत्र को आप लोग लिख करके याद कर ले फ्रेंड्स, ठीक है। 6CO2 + 12H2O, फिर यहाँ हो गया प्रकाश और पर्णहरित, और इसके बाद में ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी याद रखिए। C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपको ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी आपको निकलता है और जल भी निकलता है। तो ये सूत्र आप लोग करके याद कर लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 देखिए, थायमिन है। तो थायमिन क्या है, सभी जानते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखें, नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका कि उत्तर वैदिक काल में, ये देखिए टॉप मोस्ट VVI सवाल है इतिहास का, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखाया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखाया। तो ये सब देखिए आपको नोटबुक में लिख करके याद करना है, एक बार में आपको यही नहीं याद होगा, ठीक है। सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। यानी सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण्य हो गया, उसके बाद अरण्यक हो गया, उसके बाद में लास्ट में उपनिषद लिखा गया। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों का सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर बी, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद राइट आंसर है। तो ये सब लिख लें, याद करें। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए वसुबंधु थे, जो आपको विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य थे, वसुबंधु। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है कि बोधिसत्व की नैतिक और धार्मिक साधना का प्रमुख अंग माना जाता है, किसे माना जाता है? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीव मात्रा का कल्याण। बौद्धिस्त्व की नैतिक और धार्मिक साधना का प्रमुख अंग माना जाता है जीव मात्रा का कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विषय की चर्चा की गई है? इस सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए कौटिल्य समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कौटिल्य को क्या, अरस्तु का कौटिल्य हो गया, आपका विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, इसी का नाम है ना। तो कौटिल्य हो गया, उसके बाद में विष्णुगुप्त कह सकते हैं, चाणक्य उन्हीं का नाम है। तो उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसमें क्या राजनीतिक के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक के सिद्धांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विषय की चर्चा की गई? तो राजनीति के सिद्धांतों की चर्चा की। बहुत अच्छा सवाल है ये भी फ्रेंड्स, सभी सवाल इसका है जो एग्जाम बेस्ड है फ्रेंड्स, एक भी सवाल है जो काटने लायक नहीं, यानी पूछने जाने की पूरी संभावना हो सकती है। सवाल नंबर 24 को देखिए। मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। मौर्य के पतन के बाद दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 24 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कुषाण वंश ने। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। म्लेच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, असभ्य होता है। म्लेच्छ शब्द का अर्थ होता है असभ्य होता है। सवाल नंबर 26 को देखें। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने प्राक्रमांक की उपाधि धारण की थी? देखिए इसका भी बहुत अच्छा सवाल है। तो प्राक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था फ्रेंड्स? तो समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 26 का सी। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश 8वीं सदी से लेकर 10वीं शताब्दी तक गंगा यमुना के दोआब तथा उसके पास वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए संघर्षरत रहे? सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। जैलोर के गुर्जर प्रतिहार भी, बंगाल के पाल भी और दक्षिण के राष्ट्रकूट भी, सभी है जो संघर्षरत रहे थे। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 है कि एकाश्मक मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? सवाल नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश का। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एकाश्मक मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो पल्लव वंश का राजाओं ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 देखिए। सवाल नंबर 29 है तमिल देवता मुरुगन पर्यायवाची है। तमिल देवता मुरुगन पर्यायवाची है, किसका कौन है फ्रेंड्स? तो 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेय का है। तमिल देवता, देखिए मुरुगन पूछा जाता है कभी कभी कि मुरुगन है जो किसका देवता है? तो तमिल लोगों की देवता है। और इनका क्या कहा जाता है? इनको तो कार्तिकेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 आपका है कि चोल शासकों का सर्वाधिक विदेश व्यापार किसके साथ होता था? इसका राइट आंसर होगा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें। सवाल नंबर 31 है तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? टॉप मोस्ट जीके है फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग है जो भारत पर आक्रमण कब किया था फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिएगा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तैमूर लंग। किसके शासनकाल में? तो नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32, सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता था? 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वजीर ए मुमालिक कहलाता था। सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता था? तो वजीर ए मुमालिक कहलाता था। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 आपका है, सवाल नंबर 33 आप लोग के सामने, फिरोज तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर नहीं था? जो टैक्स है कौन नहीं था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खिराज कर था जो इसके शासनकाल में नहीं था।
ठीक है फ्रेंड्स, खिराज कर था जो उसके शासनकाल में नहीं था। बाकी जकात, जजिया और खम्मस, ठीक है, खम्स, ये सभी है जो उसके शासनकाल का कर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर नहीं था, तो खिराज नहीं था, बाकी ये तीनों कर था, ये भी याद रखिएगा, जकात, जजिया, खम्मस। सवाल नंबर 34 को देखें कि मंगोल संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए सर्वाधिक संघर्षशील शासक कौन था। मंगोल संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए सर्वाधिक संघर्षशील शासक कौन था। सवाल नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बलबन। चलिए सवाल नंबर 35 को देख। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 35 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहमनी साम्राज्य का वह शासक सॉरी जिसके लिए जालिम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो कौन था फ्रेंड्स। बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसे जालिम भी कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, तो हुमायूं शाह, याद रखिए हुमायूं शाह बहमनी। ठीक है, क्या इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, यानी इसका में देखिए पूरा नाम नहीं लिखा है। तो बहमनी साम्राज्य का वह शासक जिसके लिए जालिम जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, तो हुमायूं, पूरा नाम क्या हो जाएगा, हुमायूं शाह बहमनी को जालिम कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखें, शंकराचार्य का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। 36 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आपका 8वीं शताब्दी में। और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो केरला में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य का जन्म है जो 8वीं शताब्दी में केरला में हुआ था। कब, 8वीं शताब्दी में केरला में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 आपका, शेरशाह की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लिबरल था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। शेरशाह की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी, तो उदारवादी नीति थी शेरशाह की। अगला सवाल 38 नंबर सवाल है, शाहजहां ने जहांगीर की विरुद्ध विद्रोह कब किया था। 38 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा 1623 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। सवाल नंबर 39 को देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था। तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध है जो आपको किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में, ये भी जरूर याद रखिएगा। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तो सवाल पूछा जा रहा है जो मराठा का सेनापति उस समय कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाऊ था जो उस समय मराठों का सेनापति था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से देख लें, पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों के सेनापति कौन था, तो सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये पानीपत अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होना चाहिए, वर्तमान में पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच किस स्थान पर हुई थी संधि। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि किस स्थान पर हुई थी, तो अमृतसर में हुई थी। अगला सवाल 41 नंबर सवाल है, संपूर्ण नियोजन काल में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक फसल दशक माना जाता है। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक फसल दशक माना जाता है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9वां दशक को। अगला सवाल लेते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक है, ये तो मैं बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स कि भारत का सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक कैसे कहते हैं, बैंकों का बैंक किसे कह सकते हैं, तो 42 का क्या हो जाएगा, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का। सवाल नंबर 43 देखिए, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो 43 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। इस टाइप का शब्द आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिए फिर से, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। सवाल नंबर 44 को देखिए, सवाल नंबर 44 से निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है 44 का, तो आपका बिक्री कर है जो क्या है अप्रत्यक्ष कर है। बाकी उपहार कर, आयकर, मृत्यु कर, ये सभी है जो क्या है, तो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बिक्री कर है जो अप्रत्यक्ष कर है। 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46 को देखें कि किस राज्य में सबसे अधिक भू क्षेत्र में झूम की खेती होती है। सवाल नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में झूम की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है।
46 का बी करेक्ट आंसर नागालैंड होगा। सवाल नंबर 47 बहुत अच्छा सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? ये सवाल जरूर याद रखिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो क्या कहें विकासशील बांधों का, ठीक है, जो बांध होता है, जो बांध बनाया जाता है नदी पर, उसे ही कहा था फ्रेंड्स आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यानी ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? तो विशालकाय बांधों का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 48 को देखें। सरकार की ओर से कृषकों को अधिकृत रूप से वितरित किए जाने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं? देखिए ये सब मॉडरेट क्वेश्चन है। 48 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रमाणित बीज होता है। सरकार की ओर से कृषकों को अधिकृत रूप से वितरित किए जाने वाले बीज कैसा होता है? प्रमाणित बीज होता है। अगला 48 का सी 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर सवाल है भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का क्या महत्व रहा है? देखिए इसमें बहुत सारा जीके बनता है, मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग है जो कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिका के कृषि के वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है पूरे विश्व में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ का जान गए हम लोग कि नॉर्मन बोरलॉग है जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिकन निवासी थे। अब सवाल पे आइए, भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को क्या महत्व रहा है? 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उन्हें भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयुक्त की युक्ति बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये युक्ति बताए थे। अब भारत के में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, सभी को पता है। सवाल नंबर 50 को देखें। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं? तो 50 का क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला जुला करके पूछा जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 51 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है कि कौन करता है फ्रेंड्स? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 52 को देखें। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अब 52 नंबर सवाल को देखें कि ओलंपिक के इतिहास में मिल्खा सिंह की उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो मिल्खा सिंह जानते थे फ्रेंड्स क्या होता था, क्या करते थे? सभी को पता होगा कि बहुत तेज दौड़ता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते थे मिल्खा सिंह। अगला है फ्रेंड्स, वर्तमान में कुश्ती का मुकाबला कितने मिनट का होता है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। तो कितने मिनट का होता है फ्रेंड्स? तो जो वर्तमान में कुश्ती का मुकाबला होता है 9 मिनट के लिए, यानी 9 मिनट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का डी, कुश्ती का मुकाबला 9 मिनट के लिए। अगला सवाल है, क्रिकेट के टेस्ट मैच में कोई गेंदबाज एक छोर से कितने ओवर गेंद फेंक सकता है? देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब मॉडरेट क्वेश्चन है। क्रिकेट टेस्ट मैच में कह रहा है तो कितना, 4 ओवर फेंक सकता है, 5 ओवर, 6 ओवर, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं। क्रिकेट टेस्ट में मैच में कोई गेंदबाज एक छोर कितने ओवर गेंद फेंक सकता है फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए 4, 6, 5 ओवर ये सब कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? देखिए मॉडरेट क्वेश्चन ये भी है। तो 1964 ईस्वी में इनको शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया? 1964 ईस्वी में। 56 नंबर, कबड्डी में रेडर किसे कहते हैं? कबड्डी खेल है फ्रेंड्स, उसमें रेडर किसे कहते हैं? 56 का सी हो जाएगा राइट आंसर। जो खिलाड़ी विपक्षी दल में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है उसे क्या कहता है? रेडर कहा जाता है। ठीक है, जो खिलाड़ी विपक्षी दल में कबड्डी कबड्डी बोलते जाता है उसे क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें देखिए कितना सारा जीके बन रहा है सबका। आप देखिए किस तरह से पूछा जाएगा वो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि महात्मा आपका खेड़ा आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल। एक जीके ये बन गया। कब चलाया गया था फ्रेंड्स? तो ये भी आपका 1917 ईस्वी में चलाया गया था। चंपारण आंदोलन भी 17 में हुआ था। ये भी है जो आपको
1917 में हुआ था। और एक खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो गुजरात के हुआ था, गुजरात के सूरत तालुक में हुआ था, ठीक है। गुजरात के सूरत तालुक में खेड़ा आंदोलन आपको महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था। कब, 1917 ईस्वी में। और क्यों चलाया गया था, वही सवाल जो पूछा जा रहा था। इसका ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसके माफ करने से मना करने के विरुद्ध खेड़ा आंदोलन गुजरात में चलाया गया था। सवाल नंबर 58 को देखें। 1857 का विद्रोह देशव्यापी न होकर देश के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा इससे बिल्कुल अछूता रहा था। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत का हिस्सा है जो बिल्कुल अछूता रहा था, जबकि उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत सभी जो विद्रोह में शामिल हुए थे, दक्षिण भारत का है जो हिस्सा अछूता रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किसी विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल मॉडरेट है। तो निम्नलिखित में से किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया, तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को कहकर के पुकारा गया। ये सब सवाल नोटबुक में नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, वीडियो पॉज कर करके, नहीं तो इसका तो पीडीएफ आप लोग को मैं प्रोवाइड करने वाला ही हूँ, जितना भी आपका मैराथन वीडियो सभी का, और सभी में मैं टिक करके दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप इसका अथी करें। आज मैं मार्केट जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ से आपका स्पेशल पेन ला रहा हूँ, जिससे पीला वाला, जिससे इसको टिक कर सके, अच्छी तरह से कलर कर दे, और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स आपका, कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया, तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखिए। मावरिक क्या था, ये मावरिक क्या था, तो मावरिक एक जहाज था, ठीक है फ्रेंड्स। मावरिक एक जहाज था जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत से हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। याद रखिए, मावरिक क्या था, तो एक जहाज था जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत से हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कितने साल तक चले था, 4 साल, यानी 1914 से 18 तक हुआ था। और उन्हें इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था कब, 1920 ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में था। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स आपका 1939 ईस्वी में, जो चला था 1945 ईस्वी में। और इसके बाद में किसका हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर कितना, 1945 ईस्वी में। तो राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्र संघ पूछेगा तो 1920 ईस्वी में हुआ था, 10 जनवरी कितना, 10 जनवरी 1920 ईस्वी में। और अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर कितना, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इस सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मावरिक क्या था, तो एक जहाज जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत से हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की थी। देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोग अगर इस तरह से सीख जाइएगा तो एक दिन आपका जीके जीएस पे कमांड हो जाएगा। अब देखिए पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की किसके के समय कौन था वायसराय, तो देखिए कौन थे, लिनलिथगो थे। तो ये भी याद हो गया, क्वेश्चन क्रिएट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायरस लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की थी। सवाल नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 है, सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस ने तय किया कि 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस ने तय किया कि वह न तो इसे स्वीकार करेगी न ही इसे अस्वीकार करेगी, यानी न स्वीकार करेगी या न अस्वीकार करेगी, बीच बीच में रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 है, जयंतिया एवं गारो पहाड़ी किस जनजातीय विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र रहा है। सवाल नंबर 63 बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो एक खासी विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, खासी विद्रोह का। ऐसे गारो खासी जयंतिया एक जनजाति है फ्रेंड्स, जो आपका मेघालय की पहाड़ियों पर निवास करते हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, जनजातिया एवं गारो पहाड़ी भी है, ठीक है, और जनजाति भी है। तो जनजातीय एवं गारो पहाड़ी किस जनजातीय विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र रहा था, तो आपका खासी विद्रोह का हुआ था। इसके साथ साथ जो मैंने बताया उसे याद रखिएगा, आपको गारो खासी जयंतिया जनजाति जो मेघालय में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 64 को देखते हैं फ्रेंड्स, कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत कंपनी ने जमींदारों के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता किया था। अब इससे संबंधित एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं समझूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग पूरा मैराथन क्लास देखते हैं। अस्थाई सभी को इसका जवाब देना है,
गलत या सही जो भी आता है फ्रेंड्स आप खोज करके हमें जरूर बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, इसका जवाब आपको देना है। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत कंपनी ने जमींदारों के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता किया था। सवाल नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों तक। अब अस्थाई बंदोबस्त किसने चलाया था, कौन वायसराय फ्रेंड्स, उसका नाम बताना है आपको। कितना, सवाल नंबर 64 का। सवाल नंबर 65 को देखें, कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने के लिए राजी थी क्योंकि, कांग्रेस है जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए राजी थी क्योंकि, 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इससे सत्ता का हस्तांतरण तुरंत हो जाता, सांप्रदायिक संकट से जूझने की शक्ति मिल जाती, देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य था। अगला सवाल को लेते हैं 66 नंबर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 66 को देखिए। सवाल नंबर 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1923 के निर्वाचन में स्वराज पार्टी को निम्नलिखित में से किस प्रांत से स्पष्ट बहुमत मिला था। सवाल नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रांत से मिला था। सवाल नंबर 67 को देखिए, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, गेस करिए राइट आंसर क्या होगा। 67 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी को हिंदी में आप भूपतियों की सभा भी कह सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं, भूपतियों। ठीक है, भूपतियों की सभा कह सकते हैं। तो ये आपका जो भूपतियों की सभा, या तो अंग्रेजी में लैंड होल्डर सोसाइटी, यही है जो भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। सवाल नंबर 68 को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, या तो दूत, कहीं कहीं पे दूत भी रहेगा, कहीं पे राजदूत रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 69 को देखें, किसने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एकेश्वरवाद सिद्धांत का। तो चलिए सवाल नंबर आपका 69 का क्या होगा, राजाराम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। किसने सभी धर्मों को मौलिक एकता पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो पूछा जाता है एकेश्वरवाद का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया था, तो राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने ही आपको 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। अब देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारा जीके जीएस देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि पंडित सियाराम तिवारी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत से है। पंडित सियाराम तिवारी, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्रुपद से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शास्त्रीय संगीत से, तो ध्रुपद से, 70 का ए। ठीक है फ्रेंड्स, 71 नंबर सवाल को देखें कि संविधान व्यवस्था के अनुरूप बिहार राज्य पंचायती व्यवस्था का स्वरूप है। पंचायती राज तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कैसा है, ये त्रिस्तरीय है। संविधान व्यवस्था के अनुरूप बिहार का जो राज्य पंचायती व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 का 72 नंबर सवाल है कि जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। चलिए सिंपल सा सवाल है 72 का, जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट में एक या दो प्रश्न मैं आप लोग से पूछता हूं, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए लिखा हुआ है, जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में अर्ध मगही और डी में देवनागरी। तो 72 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 73 को देखते हैं, बिहार में तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से प्रचलित थी, कहाँ थी। जो नील की खेती होती थी फ्रेंड्स कहाँ, आपका चंपारण में हो। ठीक है, तो बिहार में तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से प्रचलित कहाँ थी, तो आपका चंपारण में। ये तिनकठिया प्रथा में कितना फ्रेंड्स, 3/20 भाग। ठीक है, याद रखिएगा कितना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तिनकठिया का मतलब कितना, 3/20 भाग प्रथा था। ठीक है, यही है जो आपका प्रथा है जो संबंध किससे रखता है, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था,
क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ क्या करता था, अंग्रेजों लोग वहाँ के किसानों से बलपूर्वक क्या करता था, नील मालकों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, नील मालकों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। 3 कठिया व्यवस्था था। 3 कठिया व्यवस्था का आपका याद रखेगा 3 बटा कितना 20 भाग पर। अब देखिए फ्रेंड्स इसका इसी यहीं से आपका महात्मा गांधी के प्रयास से ही यह प्रथा खत्म हुई थी। 3 कठिया पद्धति थी वो क्या था, महात्मा गांधी के प्रयास से ही खत्म हुई थी। इसमें बहुत सारा सवाल बना फ्रेंड्स कि बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से प्रचलित कहाँ थी, चंपारण में थी। और ये 3 कठिया पद्धति था जो कितना भाग पर फ्रेंड्स, तो जमीन का कितना 3 बटा 20 भाग पर नील की खेती बलपूर्वक करवाया जाता था। महात्मा गांधी के ने ही आपको ये पद्धति को खत्म किया। अगला सवाल 74 नंबर सवाल को देखते हैं, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बहुत बार पूछा है। प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सा है, तो आपका उर्दू है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस कारण से गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आपको घुमाया जाता है। सवाल नंबर 75 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, राजनीतिक शांति एवं सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि सभी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित किस कारण से गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार किया गया है, तो राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता थी, आर्थिक समृद्धि थी, सांस्कृतिक विकास था, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 76 को देखें। सवाल नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती इलाके में जनजातीय जमाव नहीं पाए जाते हैं। 76 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। सवाल नंबर 77 को देखें, मिस अर्थ 2018 प्रतियोगिता किसने जीती, 2018 के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुयेन फुओंग खान ने जीता था, जो वियतनाम की थी। 77 का राइट आंसर सी होगा। 78 नंबर सवाल को देखें, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है, बहुत अच्छा सवाल है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबा बुदन से होती है। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है, तो बाबा बुदन से होती है। सवाल नंबर 79 को देखें कि बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें जन धन की अपार क्षति हुई थी, ये भी अच्छा सवाल है। तो आपका 1934 में आया था बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 15 जून 1934 में भीषण भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार में भीषण भूकंप कब आया था, 15 जून 1934 में। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं, बिहार में काबेर झील, ठीक है, बिहार में काबेर झील किस जिले के दर्शनीय स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग नाम सुने होंगे, बिहार में काबर झील, ठीक है, काबिर ने काबर झील कह सकते हैं। काबिर झील है जो किस जिले में पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। चलिए सवाल नंबर 81 को देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन नंबर ए का इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 263 में। सवाल नंबर 82 को देखें कि आपका संसद के प्रत्येक सदन में बैठक के प्रारंभ काल प्रश्नकाल कहलाता है, इसकी समय अवधि कितनी होती है, तो देखिए प्रश्नकाल की समय अवधि कितना होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटा अर्थात कितना आपको 60 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा प्रश्नकाल की अवधि कितना होता है, तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। 83 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो धन विधेयक है जो पेश किया जाता है, या बिल विधेयक पेश किया जाता है। क्या आप फ्रेंड्स आप इसको गेस करें राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक हो गया, फिर विनिवेश विधेयक हो गया, बिल विधेयक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये तीनों है जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक, बिल विधेयक और विनियोग विधेयक। अच्छा सवाल है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 84 को देखिए, प्रसिद्ध विद्वान केसी व्हीयर का मत है कि क्या है, मत है कि भारत का संविधान कैसा अर्धसंघीय है। किसका मत है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, तो आपका केसी व्हीयर का। उलट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, तो याद रखें 84 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान केसी व्हीयर का मत है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। सवाल नंबर 85 को देखिए फ्रेंड्स, इस 7वें अनुसूची में शामिल संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का संबंध संविधान के किस भाग व अध्याय से है, तो चलिए फ्रेंड्स गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 86 को देखते हैं कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, क्या होता है। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ राज्य की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है, संघ के भी और राज्य का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं, 87 नंबर सवाल को लेते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य की संख्या होती है,
बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं जो लोकसभा का, और राज्यसभा का कितने होते हैं, तो 7 होता है। 15 7 टोटल कितना हो गया 22। इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दिया हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होते हैं, और 15 किस 7 इसका होता है फ्रेंड्स, और 15 होता है लोकसभा का। टोटल कितना होता है लोक लेखा समिति में, तो 22 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल पूछा गया था कि राज्यसभा के कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 88 को देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता अधिपत्र, ठीक है, में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल को लेते हैं कि संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था, कौन किया था फ्रेंड्स, चलिए 89 का गेस करिए। 89 का राइट आंसर होगा आपका नरसिंह राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य कौन किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलीगल नरसिंह राव ने किया था। शॉर्ट में कभी कभी यहाँ पर लिखता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा नाम याद रखिए, बेलीगल नरसिंह राव ने किया था। 90 नंबर सवाल, 90 नंबर सवाल, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में नहीं कर सकते हैं संशोधन। 90 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में। अच्छा सवाल है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में। अगला सवाल को लेते हैं 91 नंबर सवाल, छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्र के जिलाधिकारी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपका उपायुक्त कहलाते हैं। याद रखिएगा, छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के जिलाधिकारी उपायुक्त कहलाते हैं। सवाल नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 92 को देखिए, संविधान की व्याख्या करता है, कौन करता है, 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। सवाल नंबर 93 को देखिए, आम चुनाव में सुधार हेतु गठित दिनेश गोस्वामी समिति में कौन सी सिफारिशें शामिल नहीं थी। इसमें 2 सवाल बन रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति है जो आपको आम चुनाव से संबंधित है, और कह रहा है तो इस समिति में कौन सी सिफारिशें शामिल नहीं थी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव प्रचार की अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया जाए, ये सिफारिश नहीं थी। ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का आपका संबंध है जो आम चुनाव में सुधार से है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, 94 को देखते हैं। झारखंड राज्य का सिंदरी शहर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए है, तो सिंदरी क्या होता है, रासायनिक खाद के लिए फेमस है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95 को देखिए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर मिलाती है, अटलांटिक और प्रशांत सागर का कौन सा, तो पनामा नहर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 96 को देखिए फ्रेंड्स, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो बहुत बार बताएं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर है जो अरावली का पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और अरावली पर्वत है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, और किसका उदाहरण, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जबकि हिमालय पर्वत है जो आपको नवीन या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, तो गुरु शिखर। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, 97 नंबर सवाल को देखते हैं। 97 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी पतन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। कॉफी पतन, ठीक है, कॉफी यानी कहवा पतन, कॉफी पतन, कॉफी पोट किसे कहा जाता है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सैंटास है। सैंटास को कॉफी पतन भी कहा जाता है। ये सैंटास कहाँ पड़ता है फ्रेंड, तो ये ब्राज़ील में पड़ता है, याद रखिएगा, ये है जो कहाँ पड़ता है, तो ब्राज़ील में पड़ता है। ऐसे भी कहवा कॉफ़ी का सबसे उत्पादक देश कौन सा है ज़्यादा, तो ब्राज़ील में ही होता है। तो ये सैंटास है जो कॉफ़ी पतन के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित से कौन सा कॉफ़ी पतन के नाम से प्रसिद्ध है, तो सैंटास कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 99 को देखें, भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स, तो आपका कितना, 17 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह, बहुत अच्छा सवाल है। जवारीय बंदरगाह का प्रमुख उदाहरण है जो कांडला बंदरगाह है, जो कैसा है, जवारीय बंदरगाह। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह है जो कैसा है, तो जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। तो ये मैराथन क्लास का 6ठा वीडियो था फ्रेंड्स, इसमें 100 प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, सबको इसका पीडीएफ फ्रेंड्स मैं आप आज से शुरू कर दूंगा देने के लिए, ठीक है। और 8:30 बजे रात को आप लोग जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि आप लोग जीडी की तैयारी के लिए रेडी हैं, या उसका ऑनलाइन क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ में उसका प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर जीडी के लिए तैयार हैं तो मैं भी उसकी तैयारी के लिए आपको साथ पूरा दूंगा फ्रेंड्स। और
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।